हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी का अकाउंटेंसी का एग्जाम खत्म हो चुका है और उसके बाद आप लोग के दो मेन सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। नाउ हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स के लिए बहुत टाइम है, तो हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन इको को कवर करेंगे, देन उसके बाद हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी को। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एट द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। और बच्चों, हम जो यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर में, हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी के नोट्स को फॉलो करेंगे, जिससे हम रिवीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो सारे के सारे कीवर्ड्स को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे जो इस चैप्टर के अंदर में यूज करना है व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट चीजों से। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस चैप्टर के अंदर में आप लोगों को बेसिकली 5 सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ये 5 सेक्टर्स के बारे में अगर आपने पढ़ लिया तो हम आसानी से इस चैप्टर को हम कवर कर लेंगे। वो चैप्टर के नाम क्या क्या है? सबसे पहले उस चैप्टर के मैं नाम आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर। जो सेकंड है आप लोग को हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड वन इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड। फोर्थ वन इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल। एंड फिफ्थ वन इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बच्चों ये 5 चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर में कवर करना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर में हर एक चैप्टर्स का एक अपना कॉन्सेप्ट है। हम इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे कि आजादी से पहले या आजादी से पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 5 सेक्टर्स के बारे में लिखा है, हम लोगों ने 5 चीजों के बारे में लिखा है, इसके प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे कि आजादी से पहले एक्चुअली में हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, और साथ ही साथ में फॉरेन ट्रेड, इन सब के क्या हालात थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो हम लोग कहानी को थोड़ा सा स्किप करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली मेन फोकस जो हम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालात थे इंडियन इकोनॉमी के अंदर में? तो सबसे पहली बात, उस समय जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वहां पर हमें पता है कि मोर देन 72.7% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सभी के सभी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में क्या थे? व्यस्त थे। तो उस कंडीशन में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के भी बहुत बुरे हालात थे। वो क्या बुरे हालात थे, कौन कौन से कारण थे जिसके वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सफर करना पड़ रहा था? आइए हम लोग चलते हैं नोट्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वन। क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो बच्चों सबसे पहला है आपका लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। उस समय जो हमारे देश के अंदर में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, उन सभी इंडस्ट्रियल सेक्टर, सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर का एक ही प्रॉब्लम था, क्या? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। मतलब प्रोडक्टिविटी हो ही नहीं रही थी जितना रिक्वायरमेंट है। उसके होने के पीछे का कारण क्या है, पहले कारण समझिएगा। बच्चों उस समय हमारे देश के अंदर में जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, यानी कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे देश के अंदर में एक पॉलिसी उन्होंने लॉन्च किया जिसको बोलते हैं क्या चीज? लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। इस सिस्टम के तहत जो भी प्रॉफिट, जो कल्टीवेटर्स, जो फार्मर्स, किसान जो थे, वो प्रॉफिट कमाते थे, अर्न करते थे, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसको चला जाता था? जमींदार को चला जाता था। ठीक है, जिसके वजह से जो फार्मर्स है, जो किसान है, कल्टीवेटर्स है, वो डिस्करेज हो जाते थे, उनको मन नहीं करता था ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट लगाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई अगर एफर्टलेस काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अबाउट द लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज व्हाट? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो लिखा भी यहां पर,
agricultural productivity becomes very low and this stagnation in agriculture, ठीक है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है बच्चों स्थिर, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर थे उसके अंदर में स्टैग्नेशन यानी कि एक तरीके से रुक सा गया था सेक्टर was mainly due to the system of land settlement that were introduced by the British government, जो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। द जमींदारी सिस्टम, द प्रॉफिट accruing out of the agriculture sector went to जमींदार, जो भी प्रॉफिट होता था सभी के सभी जमींदार को चला जाता था instead cultivators. This lead to the discouragement among the cultivator to produce less. इसी वजह से क्या था, प्रोडक्टिविटी क्या थी, लो थी। तो सर एक कारण तो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर के, आप लोगों के बुक के अंदर में बहुत सारे कारण दिए गए हैं लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। सेकेंड है आपका हाईली डिपेंडेंस ऑन मानसून, हाईली डिपेंडेंस ऑन मानसून। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, क्योंकि सारे के सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रॉफिट लेने के लिए तो फार्मर्स के पास पहुंच जाते थे, लेकिन फार्मर्स को प्रॉफिट होगा कब, जब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे। और प्रोडक्टिविटी जो डिपेंड होता है वो इरिगेशन फैसिलिटी होने की वजह से होता है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, जितना बेहतर सिंचाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा बताओ, प्रोडक्टिविटी होगी, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही फिर वो ब्रिटिशर्स को फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स को इरिगेशन फैसिलिटी से कोई लेना देना नहीं था। No effort was taken by the Britishers to improve the irrigation facilities to the farmer. That is the reason कि जो फार्मर्स थे वो हाईली डिपेंडेंस ऑन मॉनसून थे। क्लियर हुआ। थर्ड है आपका लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट का मतलब होता है बच्चों उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत पीछे हो गई थी, तो हमारे किसानों के पास में डजंट हैव अपडेटेड टेक्नोलॉजी, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरी बात नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर्स को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। उनको अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई करने के लिए कोई भी उनके पास उपकरण नहीं थे, यानी कि मशीन्स उपलब्ध नहीं थे। डेट इज द रीजन कि इन सभी कारणों के वजह से हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो क्या थी, लो थी। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नाउ चलते हैं हम लोग आगे। ये था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये आप ध्यान रख लो, ठीक है। सेकंड है क्या, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश के अंदर में इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चैप्टर के अंदर में। क्या है समझो, सबसे पहला है आपका क्या चीज, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। याद रखना ये वर्ड, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। अब वो भेदभाव होने का रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड भेदभाव डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। उस समय हमारी ये इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है। अब हमारे देश के अंदर में रॉ मटेरियल्स थे, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है। अब ये जो इंडिया से रॉ मटेरियल ये ब्रिटिशर्स लेके जा रहे हैं बिना टैक्स दिए हुए, नो टैक्स, इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स तैयार किया इन्होंने, फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स तैयार करने के बाद में ये फिनिश्ड गुड्स किसको दे बेचने आ गए, इंडिया के अंदर में। और बाहर से गुड्स लेकर आ रहे हैं, इंडिया के अंदर में लेकर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी नो टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया बिकम्स द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो ये इंडिया थी ये रॉ मटेरियल का नेट एक्सपोर्टर बन गई, नेट एक्सपोर्टर, और नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और फिनिश्ड गुड्स का क्या बन गई है, नेट इंपोर्टर बन गई। जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की बात होने लगी कि भाई हमारे देश से रॉ मटेरियल जा रहा है और हम फिनिश्ड गुड्स को लेकर आ रहे हैं। इसके वजह से क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट थे उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेवी किया गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज किया गया, लगाया गया। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई जो
इंडिया के अंदर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, वो अगर सामान इंडिया से बाहर बेचती है तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके वजह से क्या हुआ कि बच्चों, यहाँ पर जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की बात आई तो यहाँ पर क्या हुआ कि भेदभाव ही तो हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि भाई अपना सामान तुम फ्री में ले भी जा रहे हो, ले भी आ रहे हो, और जब हम बेचने जा रहे हैं तो हमारे सामान के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे हो। इसी पॉलिसी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्लियर? ओके। फ्रॉम मशीन, मशीन का कंपटीशन क्या है बच्चों, ध्यान से समझना। आप सभी को पता है कि जितने भी ये रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से, बिकॉज इंडिया बिकम्स द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो जो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो भी नेट, जो फिनिश्ड गुड्स आ रहा था, वो सारे के सारे क्वालिटी में बेस्ट थे, यानी कि बेटर क्वालिटी और कॉस्ट भी कम था। जिसके वजह से क्या हुआ कि वो हमारे देश के जो जो सामान है, जो हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज है, उनका आमना सामना डायरेक्ट था, कंपटीशन था। हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वाले थे, वो मशीन्स वाले थे। मशीन से बने हुए जो प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी के और कॉस्ट भी कम था, और हमारा जो प्रोडक्ट था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन महंगा था। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि लोगों का जो परचेजिंग पावर जो है वो इंडियन प्रोडक्ट के से घटकर वो किसके थ्रू हो गया, किसके तरफ चला गया, सॉरी ब्रिटिशर्स की तरफ चला गया। देखो लिखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटिश गिव स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यू टू द लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स फॉर फोर्स टू द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जिसके वजह से क्या हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीदना चालू कर दिए, जिससे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई, शट डाउन हो गई, बंद हो गई। ठीक है, चलिए। पैटर्न ऑफ डिमांड। अब बच्चों, हमारे इंडिया के अंदर में क्या हुआ कि जब देखा कि उन्होंने की जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो हमारे देश का जो कुछ भाग के जो बंदे थे, यानी कि जो पीपल्स थे, उनका पैटर्न चेंज हो गया, यानी कि वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को ज्यादा तवज्जो देने लगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, Owing to British rule in India, a new class of peoples emerged. एक नया क्लास ऑफ पीपल, एक नया मैं कह सकता हूँ कैटेगरी के लोग आ गए, जो जिस चीज को, दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड इन इंडिया अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट। वो इंडियन प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, फेवर नहीं कर रहे थे। वो किसको फेवर कर रहे थे, ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट को, और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनका क्वालिटी अच्छी थी और कॉस्ट क्या था, लो था। ठीक है, और लास्ट में क्या है, मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इससे क्या हुआ, धीरे 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 ये जो क्लास ऑफ पीपल्स है वो बढ़ते चले गए, और पूरे इंडिया के अंदर में किसका जो है कैप्चर कर लिया, पूरे इंडिया के अंदर में ब्रिटिश प्रोडक्ट ने कैप्चर कर लिया। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसके अंदर में डालोगे। क्या क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मशीन, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड एंड मोर मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, चलिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फॉरेन ट्रेड। बच्चों, फॉरेन ट्रेड जो है कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही लिंक करता है। हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में क्या था कि जो इंडिया थी वो नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल थी, और जो सामने वाली जो इकोनॉमी है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटेन है, जिसके जो सोल मोनोपोली पावर उन्होंने क्या कर रखा था कि इंडिया जो है वो अपना रॉ मटेरियल सिर्फ हमें ही भेजेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि इंडिया जो है उसका जो फॉरेन ट्रेड है वो किसके साथ हो रहा था, ब्रिटेन के साथ में हो रहा था। तो उस फॉरेन ट्रेड के अंदर में क्या हुआ कि भाई इंडिया जो है बिकम्स द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैकवर्ड होती चली गई। आइए वो मैं आप लोग को दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे। पहले हम लोग फॉरेन ट्रेड को कवर करते हैं। ये रहा आपका फॉरेन ट्रेड। क्या लिखा है, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया बिकम्स द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट। ऑन द अदर हैंड, इट बिकम्स द नेट importer of finished goods reproduced by the British
इकोनॉमी ब्रिटिशर्स। सेकंड है आपका कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कह रहा है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर में, किसी भी इकोनॉमी के अंदर में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो कंपोजिशन है वो दर्शाता है कि हम इकोनॉमी कितना डेवलप्ड है। तो हमारी इकोनॉमी जो क्या थी वो धीरे धीरे बैकवर्ड इकोनॉमी होती चली गई, जस्ट बिकॉज कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट। और क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बुरी तरीके से एवोलाइज हो गई थी, खत्म हो चुकी थी, इसीलिए हम ना चाहते हुए भी हमने क्या किया, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट की तरफ हमने चलना चालू किया। हमने वहां से इंपोर्ट किए, और आप सभी को पता है, आप अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, और जब आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हो तो अपना ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई। ठीक है। थर्ड, मेंशन द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर में क्या क्या चीजें आती है, तो यहां पर आता है हाई डेथ रेट एंड बर्थ रेट। बच्चों उस समय हमारे देश के अंदर में डेथ रेट भी ज्यादा था और बर्थ रेट भी ज्यादा था। ठीक है। साथ ही साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो बच्चों, वो था 32 ईयर, यानी कि सोचो 32 साल के एज में युवा मर जा रहे थे। यानी कि ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज था, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज था, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस था, लोगों के जागरूकता नहीं था किसी चीज को लेकर, है ना, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल के अंदर में चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। लिटरेसी रेट वाज लो एट 16%, और उस समय हमारे देश का जो लिटरेसी रेट था वो 16% था। मतलब 100 में 16 लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी 84 लोग जो थे वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, फॉरेन ट्रेड, उसके बाद हमने पढ़ लिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या था, व्यवसाय का जरिया क्या था हमारी इकोनॉमी के अंदर में। तो बच्चों उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी, नियरली 72.7% ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। दैट इज द रीजन कि यही आपका व्यवसाय, यानी जब हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी जो इंडियन है वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, हिंदी में बोलते हैं इसको कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश क्यों है, क्योंकि 72% से ज्यादा लोग किसके अंदर इंगेज थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर में इंगेज थे। ठीक है। सेकंड, 10.1% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 10.1% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंगेज थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। दिस रिप्रेजेंट द बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ 10.1% लोग ही मैन्युफैक्चरिंग के काम में इन्वॉल्व थे, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। और इसके बाद है क्या, 17.2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंगेज थे सर्विस सेक्टर के अंदर में, जिसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर के अंदर में। तो ये हमारे इकोनॉमी का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था। हालांकि अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो ये ओवर क्राउडेड थी पहले से ही। उसके अंदर में जो लोग 5 लोगों के काम करने की जहां जगह वहां पे 7 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, इसको बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिपी बेरोजगारी। तो क्या था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो तो लैक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी से तो ग्रसित था ही, प्रॉपर इनपुट भी नहीं थे, साथ ही साथ हाईली डिपेंडेंस ऑन मॉनसून थे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में ओवर क्राउडेड भी था। ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ही बात करें, हमारे देश के अंदर में ना अच्छा ट्रांसपोर्ट था, ना अच्छा कम्युनिकेशन था, ना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी थी, ना अच्छा एजुकेशन था, है ना, ये सारी चीजें नहीं थी। आओ जरा दिखाता हूँ। सबसे पहला है देयर वर सम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश। ये तो बच्चों डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले मैं, कमियां तो आपको पता चली गई कि हर एक सेक्टर में है, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इंडिया के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर दिया। उन्होंने क्या किया, देखो जरा। देयर वॉज सम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे वॉज मेजर ब्रेक थ्रू फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सम पोर्ट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम रोड्स। बच्चों जब आपको पता चला कि न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड इमर्जेस, न्यू क्लास ऑफ पीपल्स इमर्जेस इन इंडिया, ठीक है, जो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा
परचेज करे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड को बढ़ने के लिए सप्लाई करना पड़ेगा, और सप्लाई करने का मतलब क्या है कि पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है। और शिप से सामान लेकर जाने के लिए, आने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पोर्ट भी बनाए, जिससे ये कहीं ना कहीं मेजर ब्रेक थ्रू था हमारे इंडिया के लिए, ठीक है। But the main motive of the Britishers government was to foster the interest rate of the British. इनके पीछे का मेन कारण क्या था? वो अपने फायदे को ग्रोथ देना चाह रहे थे, आना चाह रहे थे, ना कि वो इंडिया के लिए उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एंड थर्ड वन, देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू द मॉनेटरी सिस्टम। और धीरे धीरे जो हम बहुत सारे इकोनॉमी के अंदर में पहले बार्टर सिस्टम को यूज किया जाता था, तो हमारे सिस्टम के अंदर में भी पहले हम बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, धीरे धीरे हम मॉनेटरी सिस्टम की तरफ अग्रसर हुए। तो बच्चों ये 5 सेक्टर्स के बारे में, 5 चीजों के बारे में आप पढ़ाई कर लो। इससे रिलेटेड आपके जो सैंपल पेपर्स है, एक एक क्वेश्चन सभी से करा दिया जाएगा और आप लोग को ये चैप्टर अच्छे तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो होप आप लोग को ये पांचों सेक्टर के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।